टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में एम्ब्रोस दलामिनी का निधन हो गया है। बताइए वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? मोजाम्बिक, इस्वातिनी, जिम्बाब्वे या फिर बोत्सवाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इस्वातिनी। हाल ही में अफ्रीकी देश इस्वातिनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस दलामिनी का निधन हो गया है। इस्वातिनी अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है। इसे पहले स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था। इस्वातिनी की उत्तर पूर्वी सीमा मोजाम्बिक तथा शेष सीमा साउथ अफ्रीका से लगती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर है? 129वें, 130वें, 131वें या फिर 132वें? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 131वें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें 2019 के लिए देशों को रैंकिंग दी गई है। 189 देशों में भारत 131वें पायदान पर है। भारत की रैंकिंग में 2 पायदान की गिरावट 2018 में था 129वें स्थान पर, जबकि 2019 में है 131वें स्थान पर। हालांकि भारत की मानव विकास सूचकांक वैल्यू यानी HDI वैल्यू में बढ़ोतरी हुई है। 2018 में भारत की HDI वैल्यू 0.642 थी, जबकि 2019 में भारत की HDI वैल्यू 0.645 है। इस इंडेक्स में नॉर्वे पहले पायदान पर जबकि दूसरे पायदान पर आयरलैंड है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर HDI निकाला जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र से यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज 2020 जीता है? विद्युत मोहन, सुनीता नारायण, अरुण कृष्ण मूर्ति या फिर जादव पाएंग? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्युत मोहन। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज 2020 के 7 विजेताओं की घोषणा की। इन 7 विजेताओं में भारतीय इंजीनियर विद्युत मोहन भी शामिल है, जिन्हें एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र से चुना गया है। विद्युत मोहन को एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की खोज के लिए विजेता चुना गया है, जो न केवल ऊर्जा उत्पन्न करती है बल्कि हवा को साफ रखने एवं जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता करती है। इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित किए बिना कृषि अपशिष्ट को जलाकर चारकोल एवं उर्वरक में तब्दील कर देती है, जो किसानों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। विद्युत मोहन एक सोशल एंटरप्राइज टाका 4 के को-फाउंडर है। यह प्राइज हर साल 30 साल या इससे कम उम्र के 7 उद्यमियों, वैज्ञानिकों, इंजीनियर या एक्टिविस्ट्स को सतत पर्यावरणीय बदलाव के लिए किए गए प्रयास के लिए दिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना लॉन्च की? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत कृषि मौसम 2019 में जिन 9.48 लाख किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, उनके बैंक अकाउंट में 1252 करोड़ भेजा गया। इस योजना में किसान द्वारा प्रीमियम नहीं देना है, यह पूरी तरह फ्री है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के पद पर प्रसार भारती के CEO को चुना गया। प्रसार भारती के CEO कौन है? शेखर गुप्ता, शशि शेखर, स्मिता प्रकाश या फिर शशि शेखर वेम्पति? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शशि शेखर वेम्पति। दुनिया के बड़े ब्रॉडकास्टिंग संघों में शुमार एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी ABU के उपाध्यक्ष के पद पर प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति को चुना गया है। इन्हें 3 वर्षों के लिए चुना गया है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लगभग सभी पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स ने इनका समर्थन किया।
ABU की स्थापना 1964 में प्रसारण संगठनों के प्रोफेशनल एसोसिएशन के रूप में की गई थी। 57 देशों और क्षेत्रों में इसके 286 से अधिक सदस्य हैं। इसकी करीब 3 अरब आबादी तक पहुंच है। प्रसार भारती भारत की पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। प्रसार भारती एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत ही ऑल इंडिया रेडियो एवं दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क आते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस गतिविधियों के लिए समर्पित एक नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है? DRDO, इसरो, रक्षा मंत्रालय या फिर नीति आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसरो। इसरो ने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस गतिविधियों के लिए समर्पित एक नियंत्रण केंद्र बेंगलुरु के पिनपाग में स्ट्रैक कैंपस में स्थापित की है। इस नियंत्रण केंद्र का नाम है नेट्रा यानी नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इसका मकसद भारत की स्पेस संपत्तियों की सुरक्षा, ट्रैकिंग और निगरानी करना है। ये भारत में होने वाले सभी सिचुएशनल अवेयरनेस गतिविधियों के हब के रूप में कार्य करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्टील सेक्टर में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता है? टाटा स्टील लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसर स्टील इंडिया लिमिटेड या फिर जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा स्टील सेक्टर में 2020 के लिए गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल को दिया गया। लगातार 2 वर्षों से सेल स्टील सेक्टर में यह अवार्ड जीत रहा है। सतत एवं पर्यावरण के अनुकूल इस्पात निर्माण की दिशा में कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों के कारण यह अवार्ड मिला है। इस साल विभिन्न क्षेत्रों की कुल 15 कंपनियों को यह अवार्ड मिला है, जैसे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में टाटा मोटर्स एवं सीमेंट के क्षेत्र में प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड। यह पुरस्कार ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उद्योग जगत को अपने पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर अकादमी योग्यता की पारस्परिक मान्यता यानी म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या फिर फ्रांस? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री और यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में अकादमिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया है। इस ज्वाइंट टास्क फोर्स में दोनों देशों की ओर से नामित उच्च शिक्षा संगठनें यानी हायर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस शामिल होंगी। इससे नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में सहायता मिलेगी। इससे भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय संबंध और गहरा होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 23वां हुनर हाट का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर वस्त्र मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 23वां हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है, जो कल यानी 18 दिसंबर से शुरू होगा एवं 27 दिसंबर तक चलेगा। इसका आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। इस हुनर हाट में देश के कारीगरों द्वारा बनाए गए स्वदेशी उत्पाद के साथ साथ देश के हर कोने से पारंपरिक लजीज पकवान भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा प्रतिदिन देश के जाने माने कलाकारों द्वारा जान भी जहान भी की थीम पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक किन 2 देशों के बीच शुरू की गई? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल या फिर भारत और बांग्लादेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत और बांग्लादेश। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुए वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों ने संयुक्त रूप से
हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक का उद्घाटन किया, जो दोनों देशों की सीमाओं को जोड़ेगा। हल्दीबाड़ी भारत में है, जबकि चिल्हाटी बांग्लादेश में है। 1965 तक भारत और बांग्लादेश, जो कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, के बीच 7 रेल लिंक चालू थे। वर्तमान में दोनों देशों के बीच 4 लिंक चालू हैं। चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच चालू होने वाला 5वां रेल लिंक बन गया है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और साथ में शेख मुजीबुर रहमान की याद में एक स्टाम्प भी जारी किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इस साल कोरोना वायरस के कारण संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं करने का निर्णय किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सत्र से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 88 या फिर अनुच्छेद 89? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85। कोरोना वायरस के कारण इस साल संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया जाएगा। संसद के सत्र सत्रावसान एवं विघटन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए समन भेजेंगे, एक ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक